हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। अभी तक हमने जनवरी 2023 के, फरवरी 2023 और मार्च 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया हुआ है। यह सीरीज प्रत्येक सेक्शन वाइज कंप्लीट कराई जा रही है, जिसमें प्रत्येक पार्ट को, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, या इकोनॉमिक या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हो, या कला एवं संस्कृति के बारे में हो, प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग करके एक एक चैप्टर वाइज एक एक लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आप अपने स्टैटिक पार्ट के साथ ही करंट अफेयर के कंप्लीट कर सकते हैं। उसके शॉर्ट नोट्स रेडी करके उसमें पॉइंट आउट करके जहाँ पर जो टॉपिक है उसमें यह मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो अप्रैल 2023 की मैगजीन है। सबसे पहले तो इस मैगजीन का आज ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है, कौन कौन सी अप्रैल महीने में घटनाएं घटित हुई, उन सब के बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा, जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पहले राज्य व्यवस्था आता है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिर अर्थव्यवस्था, फिर संस्कृति तक के पूरे टॉपिक रहते हैं। तो इसी तरीके से इस मैगजीन को भी शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में क्या टॉपिक है, टॉपिक से संबंधित जो मुद्दे हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला राज्य व्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक आता है, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, भारत की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में, सहकारी संघवाद के बारे में, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, आधार के बारे में। इसी तरीके से इनमें सुर्खियों के बारे में पढ़ते जाएंगे और इसके साथ ही राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित टॉपिक को फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, जिसमें भारत भूटान संबंध, भारत लैटिन अमेरिका संबंध, भारत ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय समूह, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो सुर्खियाँ रही हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है अर्थव्यवस्था का टॉपिक। अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक में पढ़ेंगे विदेशी व्यापार नीति 2023, डॉलरीकरण के कारण परिणामों को देखेंगे, गिग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्टअप इंडिया, ट्रांसफर प्राइसिंग और इससे संबंधित सुर्खियों के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी के संबंध में, कि सुरक्षा से संबंधित क्या क्या टॉपिक रहेंगे, जैसे अंतरिक्ष का सशक्तिकरण के संदर्भ में, वामपंथी उग्रवाद के संदर्भ में और इससे संबंधित सुर्खियों के संदर्भ में क्या क्या टॉपिक है उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट या पर्यावरण से संबंधित आता है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, चक्रीय अर्थव्यवस्था, भूजल से संबंधित और इससे संबंधित क्या सुर्खियाँ रही पर्यावरण से संबंधित, इन सब के टॉपिक में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू के बारे में, स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, 2019-20 में 7वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान लगाया गया उसके संदर्भ में पढ़ेंगे और इसी के संदर्भ में जितनी भी रिपोर्ट आई रहेंगी जो अप्रैल माह में, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में क्या भारतीय अंतरिक्ष नीति में बदलाव हुए, क्या परियोजनाएं चली, किस तरीके के मानचित्रण की योजनाएं बनाई गई और इन सब से क्या संबंधित क्या सुर्खियां रही अप्रैल महीने में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संस्कृति से संबंधित क्या टॉपिक रहेंगे, जैसे उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराएं बारे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के संदर्भ में, राजा रवि वर्मा के संदर्भ में, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, सांची स्तूप के बारे में, मदुरई मृदभांड के बारे में, इन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे और इसी के साथ ही नीति शास्त्र के कुछ टॉपिक को कवर अप करेंगे और सुर्खियों में रही कुछ योजनाओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। अब इसी के संदर्भ में आज का हमारा पहला टॉपिक आएगा, राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत पहला टॉपिक आएगा मूल ढांचे के सिद्धांत को। चलिए तो पढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंद भारती के निर्णय 1973 के 50 वर्ष पूरे हुए। तो हाल ही में, मतलब अप्रैल महीने में इसके 50 वर्ष पूरे हुए। उसी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इसी बात से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। सबसे पहले तो मूल ढांचे के विकास के बारे में पढ़ते हैं कि मूल ढांचे का विकास किस तरीके से हुआ, इसकी प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई। सर्वप्रथम 1950 में A.K. गोपालन बाद में
दूसरी बात फिर 1951 में शंकरी प्रसाद बाद आया और 1965 में सज्जन सिंह बाद आया, जिसमें 1951 के शंकरी प्रसाद बाद और 1950 के के गोपालन बाद और सज्जन सिंह बाद में के अंतर्गत कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इनके संदर्भ में ये कहा गया। फिर 1967 का गोलकनाथ वाद आया, जिन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधित करने की शक्ति प्रदान नहीं है और मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब गोलकनाथ वाद जो 1967 में आया, उन्होंने अपने विवाद में क्या कहा कि उन्होंने कहा कि एक तो अनुच्छेद 368 में संसद का संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं है और दूसरा कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। और 1950 और 51 और 1965 के अंतर्गत जो ये वाद आए उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि मूल अधिकारों सहित संविधान को किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर आता है 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि नागरिकों को मूल अधिकारों को अधिकार सीमित है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। जो 24वां संविधान संशोधन 1971 आया, उसके संदर्भ में कहा गया कि नागरिकों के मूल अधिकार सीमित होते हैं और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसके संदर्भ में अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। इसमें विधि शब्द के बारे में कहा गया। फिर आता है 25वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ और इसे 1972 के संदर्भ में आया, जिसके अंतर्गत धारा 2 में कहा गया कि मुआवजा शब्द को पर्याय या मुआवजा रकम में बदलकर संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। धारा 3 के अंतर्गत कहा गया कि मूल अधिकारों पर डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई और अनुच्छेद 39B और 39C के अंतर्गत मामले को न्यायिक समीक्षा में अंकुश लगाया गया। फिर आता है 1973 का केशवानंद भारती वाद, जिसमें मूल ढांचे की अवधारणा का उद्भव हुआ। तो क्या 1973 में मूल ढांचे की भावना का उद्भव हुआ। अब पढ़ते हैं केशवानंद भारती वाद जो 1973 में आया, उसके बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। इस बात के अंतर्गत केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। यह केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर आरोप लगाया गया था। इस बाद में सुनवाई की गई कि 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ रही। तो यह एक ऐसा बात था जिसमें 13 न्यायाधीशों के द्वारा सुनवाई की गई। इस बात के मुख्य निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि सबसे पहले मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा और साथ ही यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति का लोप नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में कहा और इन्हें मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसे ही मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। गोलकनाथ वाद के निर्णय को इस सिद्धांत ने पलट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल है। साथ ही संविधान के संशोधन करने की ये शक्तियाँ और विधियाँ अलग अलग होती हैं। इसके अंतर्गत अन्य निर्णय दिए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें एवं 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग को वैधता को बरकरार रखा और यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में, जिसकी संकल्पना केशवानंद भारती के केस में प्रस्तुत की गई। उसी के संदर्भ में मूल ढांचे का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान है जिसमें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में कभी मूल ढांचा शब्द का उल्लेख नहीं है।
मूल ढांचे के सिद्धांत के इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि यह संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज हो और साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है और ये भारत में संवैधानिक कानून का अधिकार आधार बन गए और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर ना हो। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंध में कुछ चुनौतियां आई हैं। इनकी प्रमुख चुनौतियों के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि मूल ढांचे के दायरे में को परिभाषित नहीं किया गया है। मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, इस संदर्भ में प्रायः विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे मूल ढांचे की अलग अलग व्याख्या और भ्रम की संभावना बनी रहती है। न्यायिक सक्रियता का विस्तार होता है जिससे मूल ढांचे के सिद्धांत के उपयोग से न्यायालय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित संविधान संशोधन को अमान्य घोषित करने में समर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया था। संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यह सिद्धांत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों पर एक सीमा आरोपित करता है। इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के समक्ष एक चुनौती के रूप में माना जाता है, जिसे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को हटाने के कदम को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी और इसका आधार यह था कि यह कदम संघवाद, पंथ निरपेक्षता और आत्मनिर्णय के अधिकार को कमजोर करता है। इसी के अंतर्गत 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखा है। संविधान संशोधन में कठिनाई होती है। इस सिद्धांत के कारण संविधान में संशोधन करना कठिन होता है, भले ही ऐसे संशोधन बदलती सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य ही क्यों ना हो। इसके संदर्भ में एक प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अब देखते हैं इसके संदर्भ में इस सिद्धांत के मूल ढांचे में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है। सबसे पहला आता है भारत की संप्रभुता का होना, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन आदि इसके अंतर्गत मूल ढांचे के भाग है। अब आता है मूल ढांचे के सिद्धांत के इस्तेमाल एवं समय के विकास क्रम के बारे में। 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद जो 1975 में आया था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करते हुए 39वें संविधान संशोधन 1975 को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके अंतर्गत 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। फिर आता है 1980 का मिनर्वा मिल्स वाद में। इसमें संसद संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर संविधान की मूल संरचना को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचा सकती है। फिर 1981 के बावन राव बनाम भारत संघवाद 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में निर्णय के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, न कि उसके पहले के संशोधनों पर, अर्थात इसका प्रभाव पूर्वव्यापी नहीं होगा। फिर एक किहोतो हलोलो बनाम चाहुचोवाद 1992 में आया। इसके अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचे में शामिल किया गया। 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद आया और इसके तहत मूल ढांचे में विधि के शासन को शामिल किया गया। फिर एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद जो 1994 में आया। इसके तहत पुनः दोहराया गया कि संघवाद भारत की एकता एवं अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा है। इसके संदर्भ में एक प्रमुख बात आए। अब इसके आगे की राय में देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही कोर्ट द्वारा उन मूल्यों और सिद्धांतों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में निरंतरता होनी चाहिए और इस सिद्धांत के सभी मामलों में सतत रूप से लागू किया जाना चाहिए और जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा संविधान के मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। न्यायिक सक्रियता को सीमित किया जाना चाहिए कि न्यायालयों को संविधान की व्याख्या तथा मूल ढांचे के संरक्षण संबंधी कार्यों को संयम बरतना चाहिए। साथ ही न्यायालयों की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संसद की भूमिका का भी सम्मान करना चाहिए।
जन जागरूकता और जन भागीदारिता होनी चाहिए। इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत और महत्व को, देश के शासन और इसके प्रभाव को समझने के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी की आवश्यकता होती है। इससे मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रति जन समर्थन के निर्माण और संविधान के संरक्षण में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने में मदद मिलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में। हाल ही में वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई और इसमें त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का निर्माण हुआ था। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था, जिसके अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में की गई 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला यह पहला राज्य है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को उद्घाटन किया और ई ग्राम स्वराज और ई गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल को एकीकृत करने का उद्देश्य पंचायतों को ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म को लाभ प्रदान करते हुए सीधे ही ई मार्केट प्लेस के माध्यम से अपनी वस्तु एवं सेवाओं को खरीद करने हेतु सक्षम बनाना। इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा चुनिंदा लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपे गए और यह देश की स्वामित्व योजना के तहत 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरण की उपलब्धि का प्रतीक था। स्वामित्व योजना गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना भी है। अब पढ़ते हैं भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में। भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय केंद्रीय या राज्य सरकारों में स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत और नगरपालिका को शक्ति, संसाधनों तथा निर्णय निर्माण के अधिकार में हस्तांतरण से है। संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों 1992 को पारित किया है, जिसमें 1993 से इसे लागू किया गया था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। अब पढ़ते हैं 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बारे में, जिसकी अभी हाल ही में 30 वर्ष पूरे हुए हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 9 को जोड़ा गया और इस भाग में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक इसमें प्रावधान शामिल किए गए। इसमें संविधान की नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और पंचायतों के इसमें 29 कार्यात्मक विषय भी शामिल किए गए। अब आता है संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया। यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा इसके अंतर्गत प्रदान किया गया। इसे संविधान के भाग 9A के अंतर्गत जोड़ा गया और तथा अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243Z तक इसके प्रावधान है। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय इसमें शामिल किए गए। अब आता है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद से कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई हैं, जैसे पहला कि महिलाओं तथा वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुपात लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी लगभग 49% है, जिनकी संख्या 14 लाख से अधिक है। साथ ही इन संस्थाओं में 4 लाख से अधिक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इससे संबंधित है। राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या उनके पुरुष समकक्षों की संख्या से अधिक हो गई है। महिलाओं को SC और ST के बढ़ते प्रतिनिधित्व के कारण सकारात्मक प्रभाव। इसके कारण महिलाओं के लिए समुदाय आधारित कल्याण पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के साथ अपराधों की रिपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अनुसूचित जाति के सरपंच या प्रधानों द्वारा इस जाति की बस्तियों में सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु निवेश किए जाने की अधिक संभावना और इससे भारत के पूर्ण रूप से पृथक गांवों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है। अब आता है राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। इस अधिनियम के कारण धन कार्यों और पदाधिकारियों के बीच हस्तांतरण के संबंध में अलग अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है। जैसे उदाहरण के लिए केरल ने सभी 29 कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है। बिहार ने पंचायत सरकार के विचार को प्रतिपादित किया और विविध राज्यों जैसे उड़ीसा ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 50% तक बढ़ा दिया है। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां खड़ी होती हैं, इनके संदर्भ में पढ़ते हैं। पहली चुनौती आती है सीमित शक्तियों और संसाधन के बारे में। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है।
साथ ही ये केंद्र या राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर होती है और इनकी विकास योजनाओं को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता बाधित होती है। आर्थिक असमानताओं के संदर्भ में यह कुछ राज्यों या जिलों के पास अन्य की तुलना में बेहतर संसाधन या अवसंरचनाएं उपलब्ध होती है और इससे असमान विकास को बढ़ावा मिलता है। नौकरशाही से संबंधित बाधाओं में आता है कि यह पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को अपनी योजनाओं में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में नौकरशाही से संबंधित बाधाओं को सामना करना पड़ता है और इन बाधाओं में अनुमोदन में विलंब, अदक्ष कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार शामिल होते हैं। फिर आता है राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी होना कि नियंत्रण खोने की वजह से केंद्र या राज्य सरकारें प्रायः सत्ता और शक्तियों के प्रभावी हस्तांतरण के लिए इच्छुक नहीं होती हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति इसके विलंब का प्रमुख उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। इस आयोग में सिफारिशों को शायद ही कभी बजटीय योजनाओं में शामिल किया जाता है या स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को भी कम करता है। अब नेक्स्ट आता है कि समानांतर निकायों का निर्माण करना। यह कई राज्यों में पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को संभालने के लिए समानांतर निकायों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों के कार्यों की देखरेख के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक ग्रामीण विकास एजेंसी का सृजन किया। अब आता है सामाजिक असमानताओं का होना। महिलाओं और वंचित समुदायों को प्रायः स्थानीय नीति निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और यह भेदभाव उनकी भागीदारी और प्रभाव को सीमित करता है। उत्तरदायित्व के अभाव के संदर्भ में स्थानीय निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रायः उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की कमी होती है और इसके कारण भ्रष्टाचार तथा संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। कमजोर क्षमता निर्माण के संदर्भ में यह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने से आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता में कमी होती है। इसके संदर्भ में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इम्पोर्टेंस के बारे में भी देखते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है। दूसरा होता है कि यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। तीसरा समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और चौथा वंचित समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है और पांचवा आता है कि सार्वजनिक सेवा वितरण को दक्ष एवं प्रभावी बनाता है। इसके अंतर्गत इसके महत्व होते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के संदर्भ में कुछ कदम उठाए गए हैं। उसके अंतर्गत पहला आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। यह स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति पंचायती राज संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी बनाने और उनकी क्षमताओं को विकसित एवं मजबूत करने हेतु शुरू किया गया था। ई ग्राम स्वराज यह एक वेब आधारित पोर्टल है जिसके जरिए ग्राम पंचायतों की लेखा जोखा, योजना और निगरानी कार्यों को एकीकृत किया जाता है। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान यह देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए शुरू किया गया और इन योजनाओं को एक वेबसाइट में उपलब्ध कराया जाता है जब कोई भी सरकार प्रमुख योजनाओं की स्थिति देख सकता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के बारे में इसके तहत कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों के स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड दिए जाते। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के संदर्भ में यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। यह संगठन ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और हर हितधारकों की क्षमता निर्माण का काम करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार के संदर्भ में अलग अलग मानदंडों और संकेतकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चयन कर उन्हें अवार्ड दिया जाता है। स्वामित्व योजना इस योजना के उद्देश्य गांव में अपने घरों के मालिकों की संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या संपत्ति अधिकार अभिलेख प्रदान करता है और इस प्रकार यह भूमि के स्वामित्व के मामले में सटीक डेटा उपलब्ध कराकर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाता है। आगे की राय में देखते हैं कि इसके अंतर्गत आता है पहले नंबर पर वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना। इसका लक्ष्य है कि वित्त आयोगों से धन के अधिक आवंटन के माध्यम से वित्त पोषण के नवीन स्रोतों जैसे नगरपालिका बॉन्ड आदि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण होना, कानून के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना जैसे ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ई गवर्नेंस पोर्टल प्लेटफॉर्म का कुशल कार्यान्वयन करना चाहिए। महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना जिसके अंतर्गत एक संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सरपंच पति या प्रधान पति की प्रचलित अवधारणाओं को रोकने की मांग की थी और इसके संदर्भ में सरपंच पति या प्रधान पति पद निर्वाचित महिला सरपंचों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने के लिए उनके पति को संदर्भित करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सहकारी संघवाद के बारे में। सहकारी संघवाद हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया। अब पढ़ते हैं सहकारी संघवाद के बारे में कि यह होता ही क्या है।
सहकारी संघवाद संघ या राज्यों के बीच क्षैतिज संबंधों को प्रकट करता है। इसके अंतर्गत यह दर्शाता है कि लोग दोनों में कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां सहकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, ना कि अलग अलग तरीके से। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई विधियों पर उपबंधित किया गया है, जिसमें नीति या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। और नीति आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाओं में सहयोग आधारित नीति निर्माण, केंद्र राज्य संबंध, राज्यों को प्रोत्साहन देना, निगरानी एवं मूल्यांकन इसके अंतर्गत शामिल होता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के संदर्भ में कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत पहला आता है 7वीं अनुसूची। यह संघीयता के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के आधार पर संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्याय प्रणाली का विकसित होना या राज्यों के साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी है। फिर आता है अंतर्राज्य परिषद के संदर्भ में या केंद्र राज्यों के बीच साझा हित के विषय को चर्चा या जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठन का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है कि संघ या प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाही को देश भर में पूर्ण विश्वास तथा मान्यता प्राप्त होगी। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में इसकी स्थापना अलग अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इस साथ ही इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। वित्त आयोग के संदर्भ में राज्यों तथा संघ के बीच वित्तीय संसाधनों की वितरण की अनुशंसा करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना हेतु उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 239(a) के तहत यह जीएसटी परिषद का गठन किया गया और जीएसटी की दरें और इनके कार्यान्वयन के तौर तरीकों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। इसके संदर्भ में कुछ संवैधानिक प्रावधान रहे। अब इस देखते हैं कि भारत में संघवाद की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें सबसे पहला आता है कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और संरचना संबंधी अंतराल को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और इस सहयोग के माध्यम से वे समावेशी और संतुलित विकास प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला रीजन हो। दूसरा रीजन आता है कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु की केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई नीतियां राज्यों द्वारा लागू की जाती हैं। संसाधनों की साझेदारी हेतु इसमें सहकारी संघवाद संसाधनों के उचित और समान बंटवारे की सुविधा प्रदान करता है और इसके विकास के लिए सभी राज्यों के संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु इसके संदर्भ में कि सहकारी संघवाद को अधिक स्वायत्तता देते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान रखा जा सकता है। उभरते मुद्दों पर सहयोग करने के संदर्भ में कि यह सहकारी संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को एक समन्वित तरीके से निपटाया जाए और समन्वित तरीके से आशा है कि सरकार के सभी स्तरों पर एक साझा लक्ष्य की दिशा में एक साथ मिलकर कार्य करे। इसके संदर्भ में इसकी आवश्यकता पड़ी। अब देखते हैं कि भारत के सहकारी संघवाद के संदर्भ में कुछ चुनौतियां होती हैं। उसके संदर्भ में पहली चुनौती आती है कि सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण का होना। कुछ मामलों में केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही केंद्र द्वारा कैसे नियम विनिमय अधिरोपित कर दिए जाते हैं कि कुछ राज्यों को अपने लिए भेदभावपूर्ण प्रतीत होते हैं। इसके परिणाम तक केंद्र और राज्यों के बीच हितों की टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका उदाहरण कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग केंद्र द्वारा प्रभावी रूप से राज्यों की उपेक्षा करने और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने हेतु किया गया था। इसके संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरी चुनौती आती है राजनीतिक मतभेद के संदर्भ में। राजनीतिक मतभेद केंद्र राज्य संबंधों की केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को लक्षित करने और उन्हें वित्त एवं संसाधनों से वंचित करने हेतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। अंतर्राज्य विवाद के संदर्भ में यह प्रायः केंद्र सरकार से जल और भूमि जैसे संसाधनों को अलग अलग राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में मध्यस्थता करने के लिए मांग की जाती है और इस प्रकार की मध्यस्थता में केंद्र सरकार की पक्षपात करने की आलोचना की जाती है। विविधता के संदर्भ में चुनौती आती है कि भारत की विविधता अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण की मांग करती है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और भी कठिन हो जाते हैं। राज्यों के मामले के हस्तक्षेप के संदर्भ में देखते हैं कि इसके कारण राज्यों की स्वायत्तता में कमी हुई है और जैसे उदाहरण के तौर पर नए कृषि कानूनों पर उत्पन्न हालिया विवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तनाव को उजागर किया गया, जिसमें इस कानून को कई राज्यों के विरोध कर रहे हैं। इसके संदर्भ में देखा जाता है।
अब भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। राज्यों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर अपने व्यय की योजना बनाने की स्वतंत्रता दी गई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत वित्तीय क्षेत्र के बेल आउट संबंधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया। राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार की गई। वस्तु एवं सेवा प्रणाली को लागू किया गया। नीति आयोग द्वारा कुछ विविध प्रकार के कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत आता है कि प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्रियों और सभी एवं मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकें आयोजित करना, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन करना, राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के पदाधिकारियों को नीतिगत समर्थन प्रदान करना और उनकी क्षमता का विकास करना है। पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत करना, भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहले करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव करने हेतु मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्यवाही कार्यक्रम का आरंभ किया गया और इसके तहत भविष्य के 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान करना और उनका निर्माण करना भी शामिल रहा इस पहलों के अंतर्गत। इसके आगे की राह में देखते हैं कि भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं या फिर आगे करने की पॉसिबिलिटी है, जिससे इसको और मजबूत तरीके से बनाया जाए। फिर आता है पहला आता है इसके अंतर्गत कि स्थानीय निकायों को सशक्त करना। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों जैसे स्वशासन इकाइयों को विकासात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु एक सशक्त बनाया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। वित्तीय हस्तांतरण करना कि राज्यों को वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और उनके राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाया जाना चाहिए। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, जिससे विविध विवादास्पद मुद्दों, विशेष रूप से भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मुद्दों में राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। केंद्र राज्य विवादों का समाधान करना। पैरा डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना, जो प्राय व्यापार, वाणिज्य, प्रत्यक्ष विदेशी निवास, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में राजनयिक उपाय अपनाने हेतु बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। इसलिए पैरा डिप्लोमेसी सहकारी संघवाद का एक उदाहरण बनकर उभर रहा है, जो राज्यों को देश के विकास में समान भागीदारी बना रहा है। पैरा डिप्लोमेसी से तात्पर्य विदेशी नीति के विकेंद्रीकरण से होता है। समावेशी निर्णय निर्माण को सुनिश्चित करना, इसके अंतर्गत एक प्रमुख प्रावधान है जिसको आगे और मजबूत किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के बारे में। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश में दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सीमा विवाद के बारे में देखते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में दोनों के बीच सरचू सीमा से लेकर विवाद है और यह लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। फिर दूसरा आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंचकुला के पास यह परवाणु क्षेत्र को लेकर विवाद। हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत यह चंडीगढ़ को लेकर विवाद चल रहा है। गुजरात और राजस्थान में यह मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। फिर इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यह अतीत में दोनों के बीच मुख्य भूमि सीमाओं को लेकर विवाद रहा था और इसके बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित कनिका सैंड द्वीप को लेकर विवाद है। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के बीच बेलगाम जिले के लेकर विवाद हुआ, जिसमें बेलगाम जिले में ज़्यादातर मराठी भाषी आबादी निवास करती और यह जिला 1956 में कर्नाटक के अधीन आने से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। छठवां विवाद है कि कर्नाटक और केरल के बीच, इसमें दोनों के बीच कासरकोड को लेकर विवाद रहा और यह केरल का भाग है जहां कई कन्नड़ भाषी लोग निवास करते हैं। इसके अंतर्गत कुल 7 सीमा विवाद हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रों में या प्रत्येक जिलों में अलग अलग हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, गुजरात, पंजाब, सभी अन्य सभी राज्यों में इसके विवाद चल रहे हैं। इनसे संबंधित तथ्यों के बीच में देखते हैं कि यह सीमा विवाद दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों के लेकर चल रहा है। ये प्रेजेंट में किस गांवों के बारे में देख रहे हैं? यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 123 गांवों को लेकर विवाद चल रहा है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश के 12 और असम के 8 जिलों में स्थित है। टोटल 123 गांव, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 12 और असम के 8 जिलों में स्थित है। इस समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हुई हैं कि भविष्य में इस विवाद से इन 123 गांवों में कोई नया क्षेत्र या गांव शामिल नहीं किया जाएगा। हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इनमें से 34 गांवों को विवाद का समाधान पहले ही कर लिया गया। जुलाई 2022 में नामसाई घोषणा पत्र के
के माध्यम से 37 गाँव के विवाद का समाधान किया गया था और इसके तहत एक सहमति बनी थी कि 71 गाँवों में से अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव को असम में शामिल किया गया और शेष गाँवों में से 70 गाँवों में से 10 गाँव असम में ही बने रहेंगे और 60 गाँवों को असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश को सौंप दिया जाएगा। दोनों राज्यों की ओर से विवाद का समाधान करने की शुरुआत 2022 में 12 क्षेत्रीय समितियों के गठन के साथ ही हुई थी और इस समितियों द्वारा सुझावों पर दोनों राज्यों ने स्वीकार किया था। इसके संदर्भ में इस अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कारण को देखते हैं कि इसके क्या कारण रहे जिसके कारण ये सीमा विवाद उत्पन्न होते हैं। पहला आता है औपनिवेशिक विरासत के संदर्भ में। अंग्रेजी अपने शासन को सरल और आसान बनाना चाहते थे, जिससे भारत में प्रशासनिक एकीकरण तो हुआ किंतु सांस्कृतिक तथा भाषाई एकीकरण न हो सका। इससे लोगों की व्यक्तिगत पहचान और उनके आवासीय क्षेत्रों के बीच असंतुलन स्थापित हो गया। अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं के कारण दोनों राज्यों की सीमाओं नदियों, पहाड़ियों और जंगलों के रूप में जटिल भूभाग मौजूद हैं और इन दोनों राज्यों की भौतिक सीमाओं की स्पष्ट रूप से दर्शाना कठिन हो जाता है। सीमा विवाद के समाधान के लिए अपर्याप्त तंत्र का होना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में न्यायिक निवारण और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश न्यायिक निवारण से राजनीतिक विवादों का समाधान संभव नहीं है और अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के निपटान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक भी कभी कभी होती है। पिछले 16 वर्षों में केवल 2 बैठकें ही होती हैं। गठित आयोगों या समितियों और की गैर बाध्यकारी प्रकृति के संदर्भ में या सामान्य तौर पर वास्तविक या जमीनी स्तर की स्थिति को समझने के लिए समितियों का गठन किया जाता है और इनकी सफलता इनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। चूँकि अलग अलग समूहों के राजनीतिक हित भी अलग अलग होती है, इसलिए ये समूह सिफारिशों को नज़रअंदाज कर सकते हैं और उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्ष 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद के समाधान में भारत के पूर्व न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में एक महाजन आयोग का गठन किया गया था। हालांकि बेलगाम के संबंध में आयोग की सिफारिशों को महाराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया था। राजनीतिक मतभेद के संदर्भ में राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर, दल से संबद्धता और क्षेत्रीय हित की अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का कारण बन सकते हैं। राजनीतिक दल एवं नेता ऐसे विवादों को लोगों को संगठित करने और चुनावी लाभ प्राप्त करने के माध्यम के रूप में इसका उपयोग करते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव का होना कि यह अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए एक दीर्घकालिक प्रयासों और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का अभाव रहता है, जिसके कारण ये विवाद बने रहते हैं और इससे राज्यों की सीमाओं पर तनाव और संघर्ष की स्थिति में वृद्धि देखी जाती है। अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के प्रभाव के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव आता है जैसे विवादित क्षेत्रों में समृद्धि और विकास की कमी होती है। कई बाजारों में इससे ग्रसित क्षेत्रों में सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाता है। इसके कारण विस्थापन, संपत्ति की क्षति के साथ साथ लोगों को कई तरह की परेशानियां भी होती हैं। विवाद में शामिल राज्यों के बीच अक्सर तनावपूर्ण संबंध देखने को मिलते हैं। इसके चलते कई अलगाववादी प्रवृत्तियों और समूहों का अलग देखने को मिलता है और उन्हें बढ़ावा मिलता है, जो आंतरिक सुरक्षा की खतरा पैदा करते हैं। इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रभाव है। राज्यों के बीच विवादों के समाधान करने के तरीके के बारे में देखते हैं। पहला तरीका न्यायिक निवारण। न्यायिक निवारण के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित विवादों की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी, जिसके अंतर्गत आता है कि भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। दूसरा आता है कि एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। और तीसरी कंडीशन आती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। इसके संदर्भ में न्यायिक निवारण किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में जो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान करता है और परिषद की परिकल्पनाओं को राज्यों या केंद्रों के बीच चर्चा के एक मंच के रूप में की गई है। इसमें निम्नलिखित कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है कि राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना है। दूसरा आता है कुछ या सभी राज्यों या संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के साझा हित के संबंधित विषयों की जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना। और इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषता उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना इसके अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में आता है कि ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित वैधानिक निकाय होती हैं, जिनका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है और एक ही बल विचार विमर्शी एवं सलाहकारी निकाय के रूप में होती हैं। इसके आगे की राय में देखते हैं कि आपसी समझौते के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
मुख्य मुद्दों को समझना चाहिए और लोगों के बीच जागरूकता में वृद्धि करनी चाहिए और सभी हितधारकों को इसके अंतर्गत शामिल करना चाहिए। उचित पुनर्वास नीति तैयार करनी चाहिए और लोगों के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को हल करने से वास्तविक शिकायतों का समाधान हो सकता है। साथ ही यह प्रभावी समाधान के लिए लोगों की हितों की वरीयता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आधार से संबंधित। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संचार मंत्रालयों एवं विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं को भी आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग में सक्षम बनाने हेतु नियमों को प्रस्तावित किया है। इसका प्रस्ताव नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वितरण को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि आधार अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था। इस संशोधन में अन्य संस्थाओं को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ ही आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की अनुमति दी गई और उसके साथ ही सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी मानकों के अनुपालन किया गया था। वर्तमान में मंत्रालयों और विभागों को 2020 के नियमों के आधार पर आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति सुशासन के हित में सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, नवाचार को सक्षम बनाने तथा ज्ञान का प्रसार करने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त 2019 में संशोधनों में उपबंध किया गया था कि UIDAI बैंकों और दूरसंचार कंपनियों जैसी संस्थाओं द्वारा गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी मानकों के अनुपालन से संतुष्ट हो जाता है तो इन संस्थाओं को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। और इसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी संस्था जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहती है उसे केंद्र या राज्य स्तर पर संबंधित मंत्रालय या विभागों को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इसके संदर्भ में आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि पहला उद्देश्य आता है इसके अंतर्गत कि निवासियों को जीवन को सुगम बनाना और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच को संभव बनाना है। दूसरा आता है कि शासन को सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। फिर इसका नेक्स्ट आता है कि सामाजिक कल्याण संबंधी लाभों के भ्रष्टाचार को रोकथाम करना और नवाचार को सक्षम बनाना और ज्ञान का प्रसार करना। यह आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब आधार के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं कि भारत में लगभग 1.3 बिलियन लोग आधार कार्ड धारक हैं और लगभग 99% वयस्कों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं और प्रत्येक माह आधार प्रमाणीकरण लेनदेन की संख्या 200 करोड़ से अधिक है और 1670 केंद्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण और सुशासन योजनाओं के आधार के उपयोग को अधिसूचित किया गया। आधार से संबंधित प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इनकी विशिष्टता के संदर्भ में है कि आधार को 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है जो किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक से जुड़ी हुई होती है। इसकी दूसरी विशेषता आती है क्रम रहित संख्या के बारे में। आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसी विवरण शामिल होते हैं। तीसरी आती है व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना के संदर्भ में। यह UID की अवसंरचना ओपन और स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है और इसे देश में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है। लक्षित डिलीवरी के संदर्भ में आयकर रिटर्न दाखिल करने और सहकारी सब्सिडी या लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होता है। या गैर आधार धारकों को सब्सिडी हेतु पहचान के लिए वैकल्पिक साधनों की पेशकश की जाएगी। पते और पहचान के प्रमाण के संदर्भ में कि भारत के निवासियों हेतु पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण के संदर्भ में यह UID से जुड़े बैंक खातों का नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है। यह इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आता है आधार से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में। जैसे पहला आता है त्रुटिपूर्ण डेटाबेस के संदर्भ में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो 2022 में आई हुई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार UIDAI द्वारा जारी आधार संख्या की प्रामाणिकता संदेहास्पद है। इस संदेह के आधार पर अधूरी जानकारी, पर्याप्त या उचित दस्तावेजीकरण का अभाव या त्रुटिपूर्ण बायोमेट्रिक है। इसके परिणामस्वरूप एक ही व्यक्ति को कई या डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं। निवास की स्थिति से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में देखते हैं कि आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत में आधार नियमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि हेतु भारत का निवासी था या नहीं, इसकी जांच करने के लिए UIDAI ने कोई विशिष्ट प्रमाण या दस्तावेज प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया है। प्रमाणीकरण संबंधी त्रुटियों की घटनाओं के बारे में देखते हैं कि उपयोगकर्ता से प्रमाणीकरण गतिविधियों की सफलता दर असंतोष कारण बनी हुई और ऐसा इसलिए है क्योंकि अनेक स्थितियों में के आधार पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है। और वर्ष 2019 के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि इसमें शामिल 2.5% लोगों ने बताया कि उनके आधार में विद्यमान कुछ समस्याओं के कारण उन्हें कल्याणकारी सेवाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो सका।
अब आता है प्रणालीगत सुवेद्यता के बारे में। इसमें अन्य फोटो पहचान पत्रों में मौजूद मानक सुरक्षा तत्वों में माइक्रोचिप, होलोग्राफ या आधिकारिक मुहर आदि का अभाव और इसके आधार पर जाली कॉपी बनाने और उन्हें में दर्ज जानकारियों में फेरबदल करने की संभावना बढ़ जाती है। डेटा के लीक होने और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के संदर्भ में इसमें आधार के संचालन में सुरक्षा संबंधी खामियां मौजूद होती हैं। इसके कारण आसानी से डेटा लीक हो सकता है। बाल आधार के संदर्भ में 5 वर्ष से कम आयु के अवयस्क बच्चों को उनके माता पिता के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके आधार संख्या जारी की जाती है। इस आधार संख्या में अधिनियम के अंतर्गत कुछ मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। कैग की रिपोर्ट में लेखांकित किया गया है कि UIDAI ने 31 मार्च 2019 तक बाल आधार जारी करने पर 310 करोड़ रुपए खर्च किए और इस खर्च को आसानी से टाला जा सकता था। बायोमेट्रिक को अपडेट करने के संदर्भ में किसी व्यक्ति के जीवन काल में बायोमेट्रिक हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए बायोमेट्रिक को समय समय पर अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। आधार प्रणाली को मजबूत करने के संदर्भ में कुछ पहले स्टार्ट किए हैं, जिसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए आधार 2.0 की एक रूपरेखा तैयार की गई है। इस रूपरेखा के अंतर्गत निवासी केंद्रीय सेवाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना, आधार का उपयोग बढ़ाना, आधार पर लोगों के विश्वास को मजबूत करना है और नई तकनीकी को अपनाना, अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को बढ़ाना इसके अंतर्गत कुछ पहले हैं। बायोमेट्रिक आधारित डुप्लीकेशन के संदर्भ में वर्तमान में बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता की डीप डुप्लीकेशन के लिए 10 फिंगरप्रिंट्स और 2 आइरिस के साथ साथ अन्य बायोमेट्रिक विशेषता के रूप में चेहरे की छवि का उपयोग कर रहे हैं। बायोमेट्रिक धोखाधड़ी का पता लगाने के संदर्भ में वर्तमान में BSP या बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता नामांकन के द्वारा मिश्रित बायोमेट्रिक्स गलत उंगलियों, गैर मानवीय उंगलियों, कृत्रिम उंगलियों, आइरिस की उल्टी छवियों और आंखों को बंद करने आदि का पता लगा सकते हैं। UIDAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके द्विस्तरीय प्रमाणीकरण की सुरक्षा सुविधावात है और इससे फिंगरप्रिंट्स की असलियत को सत्यापित करना आसान हो जाएगा और धोखे के किसी भी प्रयास की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। ऑपरेटरों के निरीक्षण के संदर्भ में यह है UIDAI के ऑपरेटरों के बीच विकृत व्यवहार का पता लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करता है। अन्य के संदर्भ में देखते हैं कि यह नए बैक्सों के नामांकन की गुणवत्ता जांच करने के लिए राज्य सरकारों को शामिल किया गया है। आधार अपडेट के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज की अपडेटेड और उपयोगकर्ता की अनुकूल सूची को लागू किया गया है। सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए नामांकन मशीनों के GPS फेसिंग का प्रयोग किया गया है। GPS फेसिंग का आशय उस आभासी भौगोलिक सीमा के निर्माण से होता है जिसमें यदि कोई UIDAI तंत्र के जबरन हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। इसके संदर्भ में अब आता है कि UIDAI है क्या। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी उत्पत्ति एक वैधानिक प्राधिकरण के संदर्भ में हुई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2016 में आधार नियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। आरंभ में UIDAI एक तत्कालीन योजना आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्यरत है, जिसमें वर्तमान में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय जिसके है, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में डेटा केंद्र और प्रौद्योगिकी केंद्र के सहित 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका कार्य UIDAI का गठन भारतीय निवासियों हेतु विशिष्ट पहचान संख्या अर्थात आधार संख्या जारी करने के लिए किया गया है, जिसे 2016 के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों हेतु उत्तरदायी रहे, जैसे आधार के सभी चरणों का संचालन प्रबंधन करने सहित आधार एनरोलमेंट एवं प्रमाणीकरण करना। दूसरा, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना। और तीसरा, व्यक्तियों की पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण की रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब आता है आगे की राह में कि निवास की स्थिति का प्रमाणन होना चाहिए, शिकायत प्रणाली को मजबूत करना, डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाना तथा व्यापक डेटा संरक्षण कानून इसके अंतर्गत किया जाएगा कि जिससे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 2017 में कि निजता एक मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डेटा सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है। एक मजबूत डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क आवश्यक है क्योंकि यह नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करेगा, कंपनियों और सरकारों के मनमानी तरीके से डेटा एकत्र करने से रोकेगा और उपयुक्त डेटा प्रबंधन की प्रोत्साहित करने हेतु डेटा उल्लंघन हेतु कंपनियों और सरकारों के बीच जवाबदेह ठहराएगा।
अब आता है भारत में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के संदर्भ में। सुर्खियों में क्यों? 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि अभिलेख के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को अपनाया गया है। यह साथ ही यह विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या या भू आधार संख्या को 26 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अपना लिया गया है। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के बारे में, यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली देश के दस्तावेज पंजीकरण विभागों के लिए विकसित किया गया है। यह एक साझा समरूप और स्थान अनुकूल बनाने हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इसका प्रारंभकर्ता ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने आरंभ किया है। यह राज्य विशिष्ट है जो राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर का आकार देने में सुविधा प्रदान करती है। यह नागरिक सेवाएं प्रदान करती है कि एप्लीकेशन संपत्ति और दस्तावेज पंजीकरण के लिए एक पूर्ण यूजर इंटरफेस प्रदान करती है और इस प्रकार नागरिकों को भूमि खरीदने की प्रक्रिया को ऑनलाइन आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। और इसका उद्देश्य वन स्टेशन वन सॉफ्टवेयर के विचार को सक्षम बनाता है जो संपत्ति मूल्यांकन और ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के सक्षम करके नागरिक सशक्तिकरण को करता है। पंजीकरण प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिए एक एकक मंच भी उपलब्ध कराता है। NGDR की विशेषताओं के बारे में, यह स्थानीय भाषाओं की सहायता करता है। यह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एंट्री की सुविधा प्रदान करता है। नागरिकों और विभागों को अलर्ट भेजने के लिए SMS की सुविधा प्रदान करता है। eKYC आधारित प्रमाणीकरण होता है और भूमि रिकॉर्ड के प्रणाली के साथ ही इसमें लिंकिंग होती है। अब आता है विशिष्ट भूखंड पहचान या भू आधार के बारे में। यह एक विशिष्ट भूखंड पहचान है जो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। यह किसी भूखंड को आवंटित एक 14 अंकीय पहचान संख्या होती है और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया जाता है। इसके पहचान का आधार भूखंड की पहचान भूखंड के देशांत और अक्षांश निर्देशांकों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त यह कार्य विस्तृत सर्वेक्षण और जियो रेफरेंट भू संपत्ति मानचित्रों पर निर्भर करता है और इसका महत्व नागरिकों के सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है जो राज्यों में मानकीकरण को सुनिश्चित करता है, भूमि अभिलेखों के साझाकरण को सुगम बनाता है, सरकारी भूमि का संरक्षण करता है और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। निर्णायक भूमि अधिकार के 4 बुनियादी सिद्धांत के बारे में। इसके अंतर्गत पहला सिद्धांत आता है एकल एजेंसी जो भूमि रिकॉर्ड को प्रतिबंधित करने के लिए। दूसरा आता है मिरर सिद्धांत जो भूमि रिकॉर्ड या हर समय वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। फिर तीसरा सिद्धांत आता है कर्टेन सिद्धांत। इसके अनुसार स्वामित्व अधिकार से संबंधित भू रिकॉर्ड का एक वैध और वास्तविक प्रमाण होता है। पंजीकरण के बाद भूमि के अधिकार का स्वचालित हस्तांतरण संभव होता है और इससे में भूमि के पिछले भू अधिकार संबंधी लेन देन की जाँच की कोई आवश्यकता नहीं होती तथा भू स्वामित्व के अधिकार का यह रिकॉर्ड स्वामित्व की निर्णायक प्रमाण होता है। इसका चौथा सिद्धांत आता है टाइटल इंश्योरेंस के बारे में। इसमें भूमि के अधिकार की सत्यता की जांच होती है। संबंधित पक्ष को इस संबंध में किसी भी त्रुटि के कारण होने वाली नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। भारत में भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के संदर्भ में निर्णायक भू स्वामित्व की ओर बढ़ना यह इसका पहला कारण है कि भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान अनुमान आधारित भू स्वामित्व प्रणाली की बजाय निर्णायक भू स्वामित्व प्रणाली की ओर अपना रहे। वर्तमान में भारत में किसी संपत्ति का स्वामित्व अनुमान आधारित भू स्वामित्व के माध्यम से सिद्ध होता है जिसमें दस्तावेजों को एक श्रृंखला जो वर्तमान भूस्वामी को बीते हुए वर्षों के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व के हस्तांतरण के प्रमाण प्रदान करती है। साथ ही पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार अनुमान आधारित भूस्वामित्व का अर्थ होता है कि राज्य ऐसे अधिकारों के लिए कोई गारंटी नहीं देता है। भूमि विवाद के संदर्भ में वर्ष 2017 में दक्ष सोसाइटी द्वारा एक्सेस टू जस्टिस नामक सर्वेक्षण किया गया और इसके अनुसार भारत में सभी दीवानी मुकदमों में 66% भाग भूमि या संपत्ति विवादों से संबंधित और भूमि अधिग्रहण विवाद की औसत लंबित अवधि 20 वर्ष होती है। भूमि अभिलेखों के मानकीकरण के संदर्भ में कि भूमि अभिलेख प्रबंधन की प्रणाली अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। स्वामित्व अधिकारों के पंजीकरण और अभिलेखीकरण के लिए पूरे देश में मानक प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रणाली में विद्यमान कठिनाइयों के संदर्भ में भूमि अभिलेख के आधुनिकीकरण के अन्य लाभों में देखते हैं कि दस्तावेज पंजीकरण की प्रक्रिया के चरणों और पंजीकरण में लगने वाले समय की कमी आएगी। नए पंजीकरण के साथ भूमि के स्वामित्व का स्वतः अपडेशन हो जाएगा। भूमि अभिलेखों के लिए नागरिक सेवाओं हेतु एक सिंगल विंडो उपलब्ध कराया जाएगा। क्रेडिट सुविधाओं के लिए ई लिंकेज के रूप में स्पष्ट भूमि अधिकार संसाधन ऋण और आसान पहुँच आदि प्रदान करेगा।
भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण की दिशा में कोई अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को DOLR द्वारा इस कार्यक्रम को 2016 में केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। इसे 2008 में शुरू किया गया था और यह राष्ट्रीय भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक पुनर्गठित संस्करण है। यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकरण भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का प्रयास है। साथ ही अलग अलग राज्य इसमें अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रासंगिकता और उपयुक्तता के अनुसार शामिल कर सकते हैं। गांवों का सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के मानचित्रण योजना के संदर्भ में यह पंचायती राज मंत्रालयों द्वारा 2021 में शुरू गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है कि ड्रोन तकनीकी के उपयोग द्वारा भूखंडों का मानचित्रण करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना। दूसरा आता है कि संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के घर के स्वामियों के अधिकार या अभिलेख प्रदान करना होता है। इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि वर्तमान भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण प्रक्रिया में विरासत के मुद्दे से निपटने के साथ ही निर्णायक भूमि अधिकार प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही डिजिटली प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपना सकता है और इस तकनीकों के प्रयोग के स्पष्ट भूमि म्यूटेशन के संचालित अभिलेखों की एक प्रणाली तैयार की जा सकती है। इसके संदर्भ में कुछ है स्वामित्व संपत्ति कार्ड के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर क्या सुधार किए गए हैं, क्या क्या इसकी प्रमुख इंपोर्टेंस है, इसको देखते हैं। कि भूमि संबंधी गवर्नेंस में सुधार होगा जिससे विनियमित संपत्ति बाजार के संदर्भ में समावेशी समाज होगा जो सामाजिक आर्थिक उत्थान के संदर्भ में संधारणीय आवास के संदर्भ में बेहतर नियोजन होगा और आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि होगी। भू अभिलेखीकरण आधुनिकीकरण में सर्वोत्तम प्रयास जैसे कर्नाटक का भूमि कावेरी कार्यक्रम, कर्नाटक की मी सेवा, राजस्थान का धरा ऐप और नीति आयोग द्वारा भूमि अभिलेख प्रबंधन के ब्लॉकचेन के उपयोग के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आदि इसके संदर्भ में है। यहाँ पर यह क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को फिनिश करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।